नमस्कार मित्रों, ये वीडियो है इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ ड्राफ्ट। यानी देश में यदि कोई भी परिवर्तन चाहिए तो जो ड्राफ्ट लिखा जाता है कानून का, उसका क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ ड्राफ्ट, उसके ऊपर ये कुछ 20-25 मिनट का वीडियो है। लॉ ड्राफ्ट यानी क्या कि 1 करोड़ सरकारी अफसर है पूरे देश में, स्टेट गवर्नमेंट, पंचायत और केंद्र सरकार सब मिला के 120 करोड़ का देश है। 700 जिले हैं, 5000-6000 जितनी तहसीलें हैं, 2 लाख ग्राम पंचायतें हैं और इतने सारे डिपार्टमेंट हैं, पुलिस, सेना, रेलवे, पोस्ट, कुछ केंद्र सरकार के अंडर ही कुछ 80 से 100 जितने डिपार्टमेंट है, राज्य सरकारों के अंदर 40 जितने डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट के अंदर सेक्शन होते हैं और 50 लाख से 1 करोड़ जितना स्टाफ है सारा गवर्नमेंट का। तो ये जो स्टाफ है वो काम करता है, रोज़ सुबह 9 बजे 10 बजे नौकरी पे आता है, शाम को 5 बजे काम करता है। तो उसे क्या करना है या क्या नहीं करना है, उसे डिसीजन लेना है कि एम्प्लॉय, कोई सिटीजन ने कोई एप्लीकेशन दी तो उस एप्लीकेशन को पास करना या रिजेक्ट करना, उसे कुछ डिसीजन लेना है। और वो डिसीजन जो मेन पॉइंट आता है कि अलग अलग अफसर डिसीजन ले रहे हैं तो एक जैसे आने चाहिए। कंसिस्टेंसी एक एडमिनिस्ट्रेशन का सिद्धांत होता है कि एक ने कुछ और डिसीजन लिया, हो सकता है अच्छा है, चलो मान लो अच्छा है, दूसरे ने भी कुछ डिसीजन लिया, वो भी नैतिकता के बल पे ठीक है, पर दोनों के डिसीजन यदि अलग अलग है, एक दूसरे को काटने वाले हैं, तो देश की गति रुक जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन का काम रुक जाएगा। इसलिए ये आज की बात नहीं है। 5000 साल से जब से सभ्यताएं अस्तित्व में आई है, तब से जो राजा या ऊपर की कमेटी होती है जो कि पूरे प्रदेश को या देश का संचालन करती है, वो नीचे का अफसर किस तरह से काम करेगा, क्या काम करेगा, क्या काम नहीं करेगा, उसके लिए लिखित में ऑर्डर देती है। चाणक्य के समय में भी, उससे भी पहले, चाणक्य से भी पहले भी उसे राजपत्र कहा जाता था। राजपत्र या राज आज्ञा पत्र, यानी कि राजा ने जो आज्ञा दी है या मंत्रियों ने जो आज्ञा दी है कि अफसरों को क्या करना चाहता है, क्या करना है। तो कोई भी आप यदि सरकारी तंत्र में परिवर्तन चाहते हो तो उसे गैजेट में डलवाना पड़ेगा। गैजेट यानी क्या? ये गैजेट नोटिफिकेशन का एग्जाम्पल है, गुजरात गवर्नमेंट का गैजेट नोटिफिकेशन है। गैजेट यानी कि केंद्र सरकार और हमारे यहाँ जो भी 30 राज्य सरकारें हैं, वो हर हफ्ते या हर 15 दिन या हर महीने में एक बार एक डॉक्यूमेंट प्रिंट करती है, 100 पेज का, 200 पेज का, जिसे गैजेट नोटिफिकेशन कहा जाता है। यानी कि मंत्रियों द्वारा दिए गए कलेक्टर तहसीलदारों को आदेश कि कलेक्टर तुझे ये करना है, तहसीलदार तुझे ये करना है, या मंत्रियों के आदेश के द्वारा तैयार किए गए डिपार्टमेंट सेक्रेटरी के आदेश। यानी कभी कभी मंत्रियों ने कोई मोटे तौर पे कोई आदेश दिया होता है और उस आदेश के आधार पे डिपार्टमेंट सेक्रेटरी उसकी फाइनल डिटेल्स, उसकी डिटेल तय करते हैं और वो डिटेल फिर कलेक्टर के पास जाते हैं। यानी गैजेट में वो छपती है, उसके बाद ही कलेक्टर उस पर अमल शुरू कर सकता है। तो कानून के 2-3 प्रकार होते हैं और पहला एक प्रकार जो सबसे आसान मैंने बताया वो है गैजेट नोटिफिकेशन। गैजेट में छपता है मुख्यमंत्री के आदेश पे, कैबिनेट के आदेश पे, या उसके द्वारा तैयार किए गए आदेश के ऊपर सेक्रेटरी आदेश लिखते हैं। फिर लेजिस्लेशन होता है। लेजिस्लेशन यानी पार्लियामेंट या असेंबली ने जो बहुमत से कानून पास किया है, आमतौर पे वो कानून भी तभी इम्प्लीमेंट शुरू होता है जब वो गैजेट में छपता है। आमतौर पे, हमेशा नहीं। कोई भी लेजिस्लेशन है उसका इम्प्लीमेंटेशन कलेक्टर या जो तहसीलदार लेवल के लोग तभी शुरू करेंगे जबकि वो गैजेट में छपेगा। और कोर्ट जजमेंट भी अपने आप में कानून होता है, उसका भी इम्प्लीमेंटेशन इमीडिएट होता है, लेकिन आमतौर पे उसका भी इम्प्लीमेंटेशन तभी होता है जब वो गैजेट में छपता है। ये जरूरी। तो ये 3 प्रकार के हैं। अब हमें सरकार में कोई सामान्य परिवर्तन भी चाहिए। मान लो कि आम आदमी को 10 लीटर केरोसिन मिल रहा है और हम चाहते हैं कि 10 के बजाय 12 लीटर केरोसिन मिलना चाहिए।
तो चलो मान लो मंत्री ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखा कि 12 लीटर केरोसिन, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, प्रेस में छप गया कि 12 लीटर केरोसिन, लेकिन यदि गैजेट में 10 लीटर लिखा है तो कलेक्टर 10 लीटर ही देगा, क्योंकि कलेक्टर है वो गैजेट के ऊपर चलता है, न वो मंत्री का प्रेस स्टेटमेंट देखेगा, न वो चुनाव का मैनिफेस्टो दे सकता है। उसमें 10 लीटर लिखा है, यदि उसने 12 लीटर लिखा दिया तो उसकी नौकरी जा सकती है। यानी गैजेट में छपने के बाद कलेक्टर तहसीलदार उस पर अमल करते हैं। तो हमें यदि गवर्नमेंट में कोई भी परिवर्तन चाहिए, मान लो काला धन वापस लाना है या भ्रष्टाचार कम करना है या अदालतों में केस बहुत धीमी गति से चल रहे हैं, 3 करोड़ केस पेंडिंग है, अदालतों की गति सुधारनी है, पुलिस की एफिशिएंसी सुधारनी है, हमें सरकार के अंदर कोई भी परिवर्तन चाहिए तो पहले गैजेट में हमें कुछ छपवाना पड़ेगा। क्या छपवाना पड़ेगा वो फिर हमें तय करना है, और फिर ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारी यानी हम आम नागरिकों की, कार्यकर्ताओं की, नेताओं की नहीं। उनको तो पैसा बनाने के सिवा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो जो मिनिस्टर है, IAS है, IPS है, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, वो तो मतलब आते हैं, जो भी लाख 10 लाख करोड़ इकट्ठा किया वो लेके घर गए। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि गैजेट में क्या छपता है और उस पर लोगों की स्थिति सुधरेगी या बिगड़ेगी। लेकिन हम कार्यकर्ता और आम आदमी, यदि हम देश की परिस्थिति सुधारने चाहते हैं, यदि हम सरकार की कार्यक्षमता बढ़ाना चाहते हैं, सरकार के अंदर रहा भ्रष्टाचार कम करना चाहते हैं, सरकार की दिशा ठीक करना चाहते हैं तो हमें तय करना पड़ेगा कि गैजेट में क्या छपवाने से सरकार की दिशा ठीक होगी, सरकार की गति सुधरेगी और सरकार के अंदर रहा भ्रष्टाचार कम होगा। तो गैजेट नोटिफिकेशन का जो लिखित भाग है, लखान, ड्राफ्ट, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है और वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखो, पॉलिटिक्स में नारेबाजी का इम्पोर्टेंट 0 है। आप यदि सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहोगे तो मैं कहूँगा कि चलो एक बार नारा बोलना चाहिए, वंदे मातरम, कि जिससे साबित हो गया कि तुम सूडो सेक्युलर नहीं हो। भारत माता की जय एक बार बोलना चाहिए, 5 बार बोलना चाहिए, ताकि साबित हो गया कि तुम सूडो सेक्युलर आदमी हो। पर 50 बार बोलने का कोई अर्थ नहीं है। दिन में 1 बार बोला, दिन में 2 बार बोला, 5 बार बोला, बहुत है। अब 50 बार बोलना सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। उससे जो इम्पोर्टेंट काम है लॉ ड्राफ्ट, उस पर आप कम समय दे पाओगे। भाई आपके दिन में तो 24 घंटे ही है ना। आप कितने भी बड़े आदमी हो या कोई छोटे आदमी हो, आपके दिन में तो 24.5 घंटे 25 घंटे नहीं होने वाले, दिन में तो 24 घंटे ही रहेंगे। इसी तरह से कार्यकर्ता जो है उसके भी दिन में 24 घंटे हैं, और कितने साल वो देश के लिए दे पाएगा। भाई आज वो हो सकता है कि देश के लिए 4 महीना दे सके, साल का 6 महीने दे सके, लेकिन एक पॉइंट के बाद उसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के बाद कॉलेज जाएगा, वहाँ एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे एग्ज़ाम आएंगे। फिर शादी के लिए सोचना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा पैसा बचाना पड़ेगा, नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। नौकरी के एक बार नौकरी लग जाए तो वहाँ तो 9 घंटे 10 घंटे काम करना पड़ता है, क्योंकि उस काम से तुम सीखते हो। ऐसा नहीं है कि एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तुम यदि 12 घंटे काम करोगे तो तुम जितना ज़्यादा काम करोगे जॉब पे, उतनी तुम्हारी कैरियर अच्छी बनेगी। तो एक आदमी आमतौर पे देश के लिए 1-2 साल दे सकता है, 3 साल दे सकता है, 4 साल दे सकता है। वो पूरी ज़िंदगी इसी तरह से नहीं घूम सकता। फिर शादी हो जाएगी, फिर बच्चे होंगे तो बच्चों को टाइम देना पड़ेगा। मेडिकल इमरजेंसी आती है, आज आपकी उम्र मान लो 25 साल है, तो आपके माता पिता की उम्र शायद 50-60 साल के आसपास होगी, तो मेडिकल इमरजेंसी कम है। 10 साल के बाद उनकी उम्र जब 70-80 साल की हो जाएगी तो मेडिकल इमरजेंसी आएगी, आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा, उसमें खर्चा भी होगा। खर्चा होगा तो आपके आय के और स्रोत ढूंढने पड़ेंगे, आपको बिजनेस में ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो ये मान के मत चलो कि आप पूरी ज़िंदगी हर 3 महीने, साल के 3 महीने 6 महीने देश को दे पाओगे। ये मुमकिन नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। एक आम कार्यकर्ता मैं कहूँगा अपनी ज़िंदगी के यदि 2 साल या 24 महीने के, तो मैं तो दिन और कभी कभी घंटे की बात करता हूँ कि हफ्ते में यदि 4 घंटे दे सकते हो, दिन में हफ्ते में 8 घंटे, दिन के नहीं हफ्ते के 8 घंटे दे सकते हो, तो बहुत बड़ी बात है। तो एक एक मिनट का सदुपयोग करना वो ज़रूरी चीज़ है। तो आप यदि 2 घंटे नारेबाजी करोगे तो कानून पढ़ने का टाइम कब मिलेगा, कानून समझने का टाइम कब मिलेगा, कि कानूनों से क्या परिवर्तन आ सकता है सरकार में, देश में, वो समझने का टाइम कब मिलेगा। इसलिए नारेबाजी अटर कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम है। इसी तरह से रैलियाँ निकालना,
वो भी एक पॉइंट के बाद वेस्ट ऑफ टाइम में एक रैली निकाली, 2 रैली निकाली। हर साल आप रैली निकालोगे तो लोग आ नहीं पाएंगे। लोग साल में आपकी एक रैली में आ सकते हैं, 2 साल में एक रैली में आ गए, साल में एक रैली में आ गए। अब हर महीने आप रैली निकालोगे तो एक पॉइंट के बाद लोगों की संख्या, आने वालों की संख्या कम होती जाएगी। और रैली में आया, तुमने उनको 12-15 घंटे थका दिया, 8 घंटे रैली में बिताए, उससे एक दिन पहले प्रिपरेशन में गया, उससे एक दिन के बाद वो रेस्ट लेंगे, तो जिंदगी के 3 दिन टाइम पास हो गया। इसी तरह की टाइम पास एक्टिविटी है चरखा घुमाना। वो मोहन भाई ने शुरू किया था ताकि अंग्रेजों की सल्तनत बराबर कायम रहे देश में, कि किस तरह से युवाओं का टाइम पास करा दिया जाए, कि जो युवा देश के लिए मरना चाहते थे, अंग्रेजों को मारना चाहते थे, यदि उनके हाथ में भगत सिंह या महात्मा सुभाष चंद्र बोस या महात्मा भगत सिंह के विचार या महात्मा सचिंद्रनाथ सान्याल इनके विचार आ गए होते, उस पर उन्होंने अमल शुरू किया होता, तो बड़े संख्याओं में अंग्रेजों का कत्लेआम हो जाता। और उस समय देश में सिर्फ 80,000 अंग्रेज थे। इसलिए मोहन भाई ने देखा कि भाई किस तरह से इनका टाइम पास करा दिया जाए ताकि अंग्रेजों की सल्तनत चालू रहे। इसलिए दुरात्मा गांधी ने उनको चरखे घुमाने के लाइन पे लगा दिया। तो ये चरखा घुमाना वेस्ट ऑफ टाइम है। और इसी तरह से एक पॉइंट के बाद बहुत ज़्यादा शिविरों में जाना जहाँ पे एक ही बात रिपीट होती है। आज के ज़माने में इसका महत्व कम है, साल में एक आध बार जाना चाहिए ताकि बहुत सारे लोगों से मिल सको, वहाँ पे प्रत्यक्ष विचार विमर्श हो जाए, बातचीत हो जाए। पर अब ये जो टाइम है कि जहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इतना सस्ता है, एक वीडियो बना के आप 1000-2000 कार्यकर्ताओं को भेज दो, वो सारे वीडियो देख लें, 2 घंटे 3 घंटे 10 घंटे की वीडियो देख लें। वीडियो देखने के बाद वो आपस में डिस्कस कर ले एक बार, और उसके बाद एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रखो जिसमें 20-30 कार्यकर्ता फेस टू फेस आ जाते हैं। कोई दिल्ली में बैठा है, कोई बॉम्बे में बैठा है, कोई अहमदाबाद में बैठा है, और वो आपस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात कर लेते हैं। तो इस तरह से विचारों का प्रचार ज़्यादा गति से होगा और इसमें टाइम और पैसा कितना बच गया। आने जाने का आपका 12-15 घंटा बच गया। मान लो मैं अहमदाबाद में शिविर रखता हूँ, दिल्ली से कोई आएगा तो आने में 18 घंटा, जाने में 18 घंटा, बीच में थोड़ा बहुत और टाइम वेस्ट होगा, तो 36 घंटे तो यही वेस्ट हो गए उसके, 36, 40, 48 घंटे। तो ये कार्यकर्ताओं को थकाने के, इससे कार्यकर्ता थक जाते हैं और महत्व के मुद्दों पे उनका ध्यान नहीं जाता। अब लॉ ड्राफ्ट के मैं दोबारा बात करूँगा कि कार्यकर्ताओं का ये कर्तव्य बनता है कि वो लॉ ड्राफ्ट पढ़ने में अपना टाइम दे। यदि आप कहोगे कि नहीं हमें कानून का ड्राफ्ट नहीं बनाना, हमें कानून का ड्राफ्ट सोचना भी नहीं है कि गैजेट में क्या छपना चाहिए, हम तो बस एक अच्छे आदमी को भारत का प्रधानमंत्री बना देंगे, एक अच्छे आदमी को हम भारत का मुख्यमंत्री बना देंगे, 100, 200, 500 अच्छे आदमियों को हम MP, MLA बना देंगे, वो लोग अच्छे ड्राफ्ट लिखेंगे, हमें नहीं देखना कि अच्छे ड्राफ्ट क्या होने चाहिए और क्या नहीं। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि जिस 100-200 आदमी को MP बनाओगे, MP बनने के बाद उनकी नीयत बदल जाएगी। ये स्वाभाविक नियम है। आप मान के चलो कि हम 500 आदमियों को MP बनाएंगे और वो 500 के 500 MP बनने के बाद भी ईमानदार रहेंगे, उन पर कोई दबाव नहीं डालेंगे, तो भी वो देश के लिए अच्छे कानून बनाएंगे, वो MNC को निकालेंगे। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। कार्यकर्ता जब उन पर दबाव डालेंगे और बराबर दबाव डालेंगे तो ही वो 1-2 कानून पास पाएंगे, और 1-2 कानून के बाद तो उनका दबाव भी काम करना बंद हो जाएगा। मैं उसका एग्जांपल दे सकता हूँ आपको कि जयप्रकाश नारायण ने राइट टू रिकॉल के मुद्दे का बहुत प्रचार किया था। वो नंबर 1 मुद्दा था 1977 के इलेक्शन में। नंबर 1 मुद्दा उस समय राइट टू रिकॉल के कानून का था। लोगों ने जयप्रकाश नारायण को 360-370 MP भी दे दिए। वो सब जयप्रकाश नारायण के नाम पे इलेक्ट हुए थे, बाकी जो MP खड़े हुए थे लोग उनको ज़्यादा जानते भी नहीं थे। और जो लोग चुन के आए, ये शरद यादव, लालू यादव, रामविलास पासवान, मुलायम यादव, ये सब जयप्रकाश नारायण के टाइम पे चुन के आए थे, MP बने थे। वो सब ने चुनाव जीतने के दूसरे दिन ही राइट टू रिकॉल का विरोध करना शुरू कर दिया, साफ साफ। सुब्रमण्यम स्वामी भी राइट टू रिकॉल के समर्थक थे। 1977 में जो जनता पार्टी का मैनिफेस्टो आया उसमें लिखा था ये कि राइट टू रिकॉल हम कानून लाएंगे, और आज सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि ऐसा कोई प्रॉमिस ही हमने नहीं किया था। रिटर्न में ये 77 का मैनिफेस्टो बोलता है कि ये राइट टू रिकॉल का उन्होंने प्रॉमिस दिया था, और वो आज कहते हैं कि नहीं, ये जयप्रकाश नारायण का प्राइवेट एजेंडा था, पार्टी ने इसको कभी समर्थन नहीं किया, और पार्टी हमेशा राइट टू रिकॉल की विरोधी रही थी। अब
तो इस तरह से आप भी जो 200-400 MP चुन के भेजोगे उनमें से 70, 80, 90% 2-4 दिन में भ्रष्ट हो जाएंगे और वो कोई अच्छा कानून पास नहीं करेंगे। इसलिए कौन से कानून ड्राफ्ट में आने चाहिए उसका कंसेप्ट आपके माइंड में कॉमा, फुल स्टॉप और उसके साथ क्लियर होना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि हाँ भाई ये ड्राफ्ट गैजेट में छपने लायक है, इस ड्राफ्ट के छपने में देश का कोई नुकसान नहीं होगा, ड्राफ्ट के छपने से देश का ये फ़ायदा होगा। और ऐसा नहीं है कि एक ड्राफ्ट से सारे प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे। एक जिस तरह की एक दवाई होती है वो सिर्फ एक रोग को ठीक करती है। आपको 2-4 रोग एक साथ हो गए हैं, मलेरिया हुआ है, टाइफाइड हुआ है, तो एक दवाई होगी जो सिर्फ टाइफाइड कम करेगी, दूसरी दवाई होगी जो कि सिर्फ मलेरिया कम करेगी। फिर इस तरह से कहना भी ठीक नहीं है कि ये दवाई तो सिर्फ मलेरिया कम करेगी, टाइफाइड का क्या, कॉलेरा का क्या, ऐसा नहीं है। हर एक दवाई है वो एक रोग को थोड़ा कम करती है। हो सकता है 100% कम ना करे, 10% कम करे, 20% कम करे। और ये सारे अलग अलग ड्राफ्ट है वो मिलके देश की परिस्थिति को इतना सुधार सकते हैं कि जो देश कि आज भारत की जो स्थिति है वो हो सकता है 10-15 साल में अमेरिका से भी अच्छी हो जाए। तो ये मैंने आपको बताया कि ड्राफ्ट का इम्पोर्टेंस, कि कार्यकर्ताओं को क्लियर होना चाहिए कि वो जिस नेता या जिस संगठन के लिए काम कर रहा है वो क्या ड्राफ्ट गैजेट में छपवाना चाहते हैं, और वो ड्राफ्ट की लाइन उसे पढ़नी चाहिए और फिर कन्विंस होना चाहिए। अब ड्राफ्ट के बारे में दूसरे लोगों का रवैया क्या है? तो हमारे बंधारण की जब रचना हो रही थी तब बाबा अंबेडकर ने एक बात रखी थी कि हमें ड्राफ्ट जितनी हो सके उतनी सरल भाषा में रखना चाहिए ताकि देश का आम आदमी उसे पढ़ सके। जबकि उस समय जो चेयरमैन थे राजेंद्र प्रसाद और दुरात्मा जवाहरलाल गाजी, जो कि उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ड्राफ्ट इतनी मुश्किल अंग्रेजी में लिखो कि आम आदमी समझ तो क्या उसे पढ़ भी ना सके। इसलिए आप कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी सेक्शन ले लो। कल ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था 147, 6 बार पढ़ने के बाद मुझे समझ में नहीं आया कि इसमें क्या लिखा है। और ऐसा नहीं है कि वो इश्यू कॉम्प्लिकेटेड है, इश्यू सिंपल था। जानबूझ के इतने कॉम्प्लिकेटेड अंग्रेजी के जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर लिए गए, इतने कॉम्प्लिकेटेड शब्द लिए गए, इतने कॉम्प्लिकेटेड वाक्य रचना, सेंटेंस राइटिंग इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कि एक 12th पास किया, मैं तो बीटेक करने के बाद MS किया है और इतने सारे डॉक्यूमेंट लिख चुका हूँ सॉफ्टवेयर के, और मुझे वो एक आधा पेज का, आधे से एक चौथाई पेज का सेक्शन आर्टिकल 147 पढ़ने में मुझे 6 बार मुझे पढ़ना पड़ा। तो वो जो आदमी इसी तरह से लोकपाल का कानून है, आप लोकपाल का जो 40 पेज का कानून है, जन लोकपाल का, वो 40 पेज का कानून पढ़ लेना, और आप अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना। तो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन इतने सरल शब्दों में लिखा है कि कोई भी 10th 12th इंग्लिश मीडियम का लड़का पढ़ लेगा, और उसका हिंदी अनुवाद आप दोगे तो हिंदी मीडियम वाला भी पढ़ लेगा। कानून में भाषा का ज्ञान जरा भी जरूरी नहीं है। जो कानून अंग्रेजी में लिखा है उसी कानून को आप हिंदी या गुजराती में लिख दे तो जिसको आदमी को अंग्रेजी का ABCD नहीं आता, और जो हिंदी आती है वो समझ लेगा। कानून के लिए कोई ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी का ज्ञान चाहिए। तो वो 40 पेज का जन लोकपाल कानून इतने कॉम्प्लिकेटेड अंग्रेजी में लिखा है कि आप एक बार, मैं आपसे कहूँगा कि आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप जैसे, आप में से अधिकतर लोगों ने इंग्लिश में, काफ़ी लोगों ने, आप में से काफ़ी लोगों ने अंग्रेजी में मीडियम में पढ़े होंगे, आप ग्रेजुएट होंगे। आप ये 40 पेज में से 8 पेज भी नहीं समझ पाओगे। जानबूझ के इतनी कॉम्प्लिकेटेड अंग्रेजी में लिखा था कि आम कार्यकर्ता उसको समझ भी नहीं सके। तो यहाँ से आपको आपके नेताओं का मूल्यांकन शुरू करना है कि पहले वो ड्राफ्ट दे रहे हैं या कह रहे हैं कि ड्राफ्ट हम अगले जन्म में देंगे या ड्राफ्ट इलेक्शन जीतने के बाद देंगे। तो 90% नेता क्या कहेंगे कि अभी ड्राफ्ट की बात मत करो, ड्राफ्ट से क्या फ़र्क पड़ता है, कौन ड्राफ्ट पढ़ता है? भाई कौन ड्राफ्ट पढ़ता है, क्या मुझे पढ़ना है? और ड्राफ्ट पढ़े या ना पढ़े, आपके पास ड्राफ्ट है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई डॉक्टर कहे कि भाई दवाई का नाम जान के क्या करोगे? अरे भाई मैं दवाई का नाम कुछ नहीं करूँगा, मेरे लिए तो ये आपने एक दवाई का नाम लिखा है, दूसरी मुझे मैं तो सीधा फार्मासिस्ट के पास। सवाल ये है कि आपको दवाई के नाम पता है? पेशेंट को दवाई का नाम पता हो या पेशेंट को पता ना हो कि दवाई में क्या है या क्या नहीं, वो इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई डॉक्टर को पता है कि दवाई के अंदर क्या है और कौन से रोग के लिए कौन सी दवाई काम करेगी। तो यदि आपके संगठन का नेता यदि ड्राफ्ट देने से विरोध कर रहा है या कहता है कि इलेक्शन जीतने के बाद मैं ड्राफ्ट दूंगा, तो कॉन्फिडेंशियल रखने की क्या ज़रूरत है?
भाई आप इलेक्शन जीतने के बाद ड्राफ्ट ये कानून पास कराना चाहते हो, ड्राफ्ट अभी पब्लिक के सामने रख दो, और मान लो पास हो जाता है तो अच्छी बात है, क्रेडिट कांग्रेस को मिल गई या बीजेपी को मिल गया, किसी को मिल गई, उससे क्या फर्क पड़ता है। आज यदि कोई ड्राफ्ट रख देते हैं और आज कांग्रेस उसको पास कर देती है और कांग्रेस को क्रेडिट मिले, कम से कम देश का तो 2 साल पहले भला होना शुरू हो जाएगा। यदि हम कहें कि नहीं 2014 तक इंतजार करो, 2014 तक कोई ड्राफ्ट की बात नहीं करेगा, 2014 में हम एक से अच्छे एक ड्राफ्ट ले आएंगे, अभी आपको कोई नहीं बताएंगे भाई अभी आप बताओ ना, हो सकता है आज पास हो जाए, आज पास हो जाए तो देश का भला हो, 2012 से ही देश का भला होना शुरू हो जाएगा। तो ये मंशा ठीक नहीं है यदि वो नेता ड्राफ्ट अवॉइड कर रहे हैं। तो जैसे आप ये सुब्रमण्यम स्वामी है, वो एक भी चीज का ड्राफ्ट नहीं दे रहे, वो तो एमपी रह चुके हैं 10 साल। तो काफी कार्यकर्ताओं ने पूछा कि भाई बांग्लादेशी देश में घुस रहे हैं, बांग्लादेशियों को घुसते हुए रोकने का आप कोई कानून सुझाव कर सकते हो, तो कि उसके कानून वानून की बात मत करो, कोई कानून की जरूरत नहीं है, वो ड्राफ्ट में बाद में दूंगा, मुझे पहले पीएम बना दो या सीएमबीए का डायरेक्टर बना दो। इसी तरह से अन्ना के ग्रुप के बारे में मैं एक पॉइंट पॉजिटिव कहूंगा कि उन्होंने लोकपाल का ड्राफ्ट दिया, जन लोकपाल का ड्राफ्ट दिया, लेकिन बाकी जितनी भी डींगे हाँक रहे हैं कि हम राइट टू रिकॉल लाएंगे, वो बात कहे 8 अप्रैल मुझे तारीख भी याद है, 8 अप्रैल 2011 को सुबह उन्होंने बोला था कि वो राइट टू रिकॉल के लिए काम करेंगे। उस बात को 1 साल से कुछ दिन हो गए, 1 साल और 1 हफ्ता हो गया, आज तक उन्होंने राइट टू रिकॉल का ड्राफ्ट नहीं दिया। वो कार्यकर्ताओं को गोल गोल घुमा दें कि ड्राफ्ट की कोई जरूरत नहीं है, पहले राइट टू रिकॉल पे आम सहमति बनानी। आम सहमति क्या बनानी, 95% लोग तो पहले से तैयार है राइट टू रिकॉल के लिए। तो एक, यदि तुम्हारा नेता ड्राफ्ट नहीं दे रहा तो तुम्हारा नेता गलत आदमी है। दूसरा, वो ड्राफ्ट सरल अंग्रेजी में दे रहा है या जानबूझ के मुश्किल अंग्रेजी में दे रहा है। आप जन लोकपाल का ड्राफ्ट पढ़ के तय करो कि ये ड्राफ्ट सरल अंग्रेजी में या मुश्किल अंग्रेजी में। और ये मेरा रेफरेंस मटेरियल है, हिंदी में भी है और अंग्रेजी में भी है, rahulmehta.com/301.htm, rahulmehta.com/301.htm। इसमें ड्राफ्ट सेक्शन 1.3 और बहुत सारे ड्राफ्ट दिए हैं कानून के। आप ड्राफ्ट एक बार पढ़ो, ये 8th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक में जो अंग्रेजी होती है उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है एक भी ड्राफ्ट। सारे ड्राफ्ट 8th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स जितना कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि कहीं के गिनती आ जाती है कि भाई आंकड़े आ जाते हैं, गिनती आ जाती है, तो 8th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स से कम कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पर इसमें अंग्रेजी का एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो कि 10th क्लास का लड़का न जानता हो, एक भी वाक्य ऐसा नहीं है जो कि 10th क्लास का लड़का समझ ना सके। यानी मैंने अंग्रेजी सरल अंग्रेजी में लिखा और इसका हिंदी अनुवाद भी किया, और हिंदी अनुवाद भी आप को अनपढ़ आदमी के सामने पढ़ के सुनाओगे तो वो समझ जाएगा कि इसमें क्या लिखा है। यानी ड्राफ्ट सरल भाषा में लिखे हैं और इसका जितनी हो सके उतनी स्थानिक भाषाओं में अनुवाद दिया है। जन लोकपाल का मई 2011 तक हिंदी अनुवाद नहीं दिया गया था, गुजराती में तो आज भी नहीं है। मैंने जिस दिन ये किताब अंग्रेजी में खत्म की उसके दूसरे ही दिन मेरे कार्यकर्ताओं ने इसका हिंदी अनुवाद शुरू किया। आज सारे ड्राफ्ट का हिंदी अनुवाद है हमारे पास, और गुजराती अनुवाद भी अधिकतर ड्राफ्ट का मैंने लिखा है और मैंने वेबसाइट पे भी रखा है 301.g.pdf में गुजराती अनुवाद, और ये गुजराती अनुवाद की कॉपी है। सारे पेज में ट्रांसलेट नहीं कर पाया, इसमें कुछ 400 पेज है, मैंने 100 पेज का ट्रांसलेशन यहाँ पे किया है। तो ये देखिए कि आपके नेता सरल भाषा में ड्राफ्ट दे रहा है, और आपके नेता आपको क्या ड्राफ्ट आम आदमी को या दूसरे कार्यकर्ताओं को समझाने का लिए प्रोत्साहन कर रहे हैं या मार्गदर्शन दे रहे हैं, या आपके नेता बोलते हैं कि ड्राफ्ट को फाड़ के फेंक दो, सिर्फ नारेबाजी करो, सिर्फ रिसीट मेंबर बनाओ, या सिर्फ ये डोनेशन इकट्ठा करो और इसमें सारे में टाइम पास कर दो। तो मैं समराइज करूंगा कि कार्यकर्ताओं के कानून के ड्राफ्ट क्या होने चाहिए, इस पे फोकस करना चाहिए कि कौन से ड्राफ्ट से भ्रष्टाचार कम होगा। मैंने प्रस्तावित किए हैं राइट टू रिकॉल के ड्राफ्ट, ज्यूरी सिस्टम के ड्राफ्ट, टैक्स व्यवस्था सुधारने के लिए क्या ड्राफ्ट होने चाहिए। तो जितना हो सके उतना जल्दी कार्यकर्ताओं को ये सारे कानूनों के ड्राफ्ट पढ़ना शुरू करना चाहिए। धन्यवाद।